जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हमने 100 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो इन 100 प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही इस वीडियो में से आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेगा, इसलिए पूरे ध्यान से देखना है ताकि जब प्रश्न मिले तो आप गलत न करके आए। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए, पहला शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम परिभाषित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? यूजीन वुडम, अर्नेस्ट हेकल, मायर्स या फिर जोसेफ ग्रीनली? तो सही उत्तर होने वाला है अर्नेस्ट हेकल। इसका राइट आंसर हो जाएगा, गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, अर्नेस्ट हेकल किस क्षेत्र से संबंधित वैज्ञानिक थे? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान या फिर भूगोल हो जाएगा। तो बताइए कि अर्नेस्ट हेकल किस क्षेत्र से संबंधित वैज्ञानिक थे? सही उत्तर हो जाएगा जीव विज्ञान। क्या होगा? तो अर्नेस्ट हेकल किस क्षेत्र से संबंधित वैज्ञानिक थे? तो जीव विज्ञान इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूजीन ओडम के अनुसार पारिस्थितिकी किसका अध्ययन है? केवल जीवों का, प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का, केवल जलवायु का, केवल मिट्टी का? तो यूजीन ओडम के अनुसार पारिस्थितिकी किसका अध्ययन है? किसका अध्ययन है? तो सही उत्तर हो जाएगा प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का। यूजीन ओडम के अनुसार पारिस्थितिकी किसका अध्ययन है? तो प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का राइट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र किन दोनों घटकों से मिलकर बना होता है? केवल जैविक, केवल अजैविक, जैविक एवं अजैविक, केवल भौतिक? तो बताइए कि पारिस्थितिकी तंत्र किन दोनों घटकों से मिलकर बना होता है? तो जैविक और क्या हो जाएगा? तो जैविक एवं अजैविक राइट आंसर होगा। और आप में से जिन्होंने अब तक वीडियो लाइक नहीं किया है, निवेदन है जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल निश्चित ही सब्सक्राइब करना है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही फायदा होगा। हूबहू प्रश्न मिलेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र किस प्रकार का तंत्र है? बंद तंत्र, खुला तंत्र, स्थिर तंत्र, कृत्रिम तंत्र? बात करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र की, तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है ये खुला तंत्र है। कैसा है? तो खुला तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र को खुला तंत्र क्यों कहा जाता है? तो जब पूछा जाएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र को खुला तंत्र क्यों कहा जाता है, इसमें केवल जल आता है, इसमें ऊर्जा एवं पदार्थों का लगातार निवेश तथा बहिर्गमन होता है, इसमें जीव नहीं होते, इसमें ऊर्जा का प्रवाह नहीं होता। तो बताना है कि पारिस्थितिकी तंत्र को खुला तंत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें ऊर्जा एवं पदार्थों का लगातार निवेश तथा बहिर्गमन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? आसान है, सही उत्तर हो जाएगा एक दिशा में। किसमें? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो एक दिशा में। पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों की संख्या उपभोक्ताओं से अधिक क्यों होती है? ऊर्जा प्रत्येक पोषण स्तर पर घटती है, उपभोक्ता भोजन नहीं करते, उत्पादक गतिशील होते हैं, उपभोक्ता प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों की संख्या उपभोक्ताओं से अधिक क्यों होती है? राइट आंसर की बात करेंगे तो सही उत्तर इसका हो जाएगा क्या? तो ऊर्जा प्रत्येक पोषण स्तर पर घटती है। पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों की संख्या उपभोक्ताओं से अधिक क्यों होती है? क्योंकि ऊर्जा जो है ये प्रत्येक पोषण स्तर पर घटती है। पारिस्थितिकी तंत्र में शाकाहारियों की संख्या सामान्यतः किससे अधिक होती है? किससे अधिक होती है? तो मांसाहारियों से। किससे? तो मांसाहारियों से। अगला है, शेयर किससे संबंधित है? तो बात करेंगे शेयर की। तो शेयर जो है ये समुदायों का क्रमिक परिवर्तन हो जाएगा। दो या दो से अधिक जातियों की जनसंख्या मिलकर क्या बनाती है? दो या दो से अधिक जातियों की जनसंख्या मिलकर क्या बनाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा समुदाय। क्या सही उत्तर हो जाएगा? समुदाय। कई समुदाय मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो कई समुदाय मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। किसका? तो कई समुदाय मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। एक ही जाति के जीवधारियों की संख्या को क्या कहते हैं? समुदाय, जनसंख्या, पारितंत्र या फिर जैवमंडल? तो एक ही जाति के जीवधारियों की संख्या को क्या कहते हैं? तो उसको जनसंख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? तो एक ही जाति की जीवधारियों की संख्या को क्या कहते हैं? तो जनसंख्या हो जाएगा। अगला है, जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम क्या है? सही क्रम क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे जनसंख्या, समुदाय, पारितंत्र और भूदृश्य हो जाएगा।
सही क्रम क्या होगा? तो जनसंख्या, समुदाय, पारितंत्र और भूदृश्य हो जाएगा। आप पूछेंगे कि इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन चैनल, मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो प्रश्न है, प्रत्येक प्रजाति क्या विशिष्ट होता है? प्रत्येक प्रजाति का क्या विशिष्ट होता है? तो प्रत्येक प्रजाति का निकेत हो जाएगा। क्या? तो निकेत। निकेत किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो निकेत की बात करेंगे तो ये प्रजाति की कार्यात्मक भूमिका एवं संसाधनों के उपयोग की स्थिति हो जाएगा। प्रश्न है, जैविक अनुक्रमण की प्रथम अवस्था कौन सी है? जैविक अनुक्रमण की प्रथम अवस्था नगनीकरण हो जाएगा। जैविक अनुक्रमण की प्रथम अवस्था नगनीकरण हो जाएगा। जैविक अनुक्रमण की सही प्रावस्थाएं कौन सी हैं? जैविक अनुक्रमण की सही प्रावस्थाएं की बात करेंगे तो राइट आंसर होगा नगनीकरण, प्रवास, स्थापन प्रक्रिया, स्थिरीकरण हो जाएगा। अनुक्रमण को एक क्रमागत विधि किस वैज्ञानिक ने बताया? तो अनुक्रमण को एक क्रमागत विधि किस वैज्ञानिक ने बताया? तो सही उत्तर हो जाएगा उडम ने। किसने? तो उडम राइट आंसर होगा। पारिस्थितिकी तंत्र में जीवीय घटक कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कितने प्रकार? तो 3 प्रकार होते हैं। कितने? तो पारिस्थितिकी तंत्र में जीवीय घटक कितने प्रकार के होते हैं? तो जीवीय घटक की बात करेंगे 3 प्रकार हो जाएगा। निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का जीवीय घटक है? निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का जीवीय घटक है? प्रकाश, जल, उत्पादक या फिर मिट्टी? तो सही उत्तर होने वाला है उत्पादक हो जाएगा। निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का जीवीय घटक है? तो उत्पादक हो जाएगा। सभी हरे पौधे किस श्रेणी में आते हैं? सभी हरे पौधे उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटनकर्ता, परजीवी। सभी हरे पौधे उत्पादक में आएंगे। किस में आएंगे? तो सभी हरे पौधे किस श्रेणी में आते हैं? तो उत्पादक हो जाएगा। हरे पौधे को किस प्रकार का उत्पादक माना जाता है? तो हरे पौधे को प्राथमिक उत्पादक माना जाता है। हरे पौधों को किस प्रकार का उत्पादक माना जाता है? तो प्राथमिक हो जाएगा। क्या होगा? तो प्राथमिक होगा। उत्पादकों का मुख्य कार्य क्या? केवल अपघटन करना, भोजन उत्पादन तथा ऊर्जा संचयन, केवल जल का संचयन, केवल शोषण। उत्पादकों का मुख्य कार्य क्या है? तो उत्पादकों का मुख्य कार्य हो जाएगा भोजन उत्पादन तथा ऊर्जा संचयन हो जाएगा। उत्पादों का मुख्य कार्य क्या है? तो भोजन उत्पादन तथा ऊर्जा संचयन हो जाएगा। गलती नहीं करेंगे, जरूर याद रखेंगे। मृत उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के शरीर का अपघटन कौन करता है? मृत उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के शरीर का अपघटन कौन करता है? तो अपघटन करता हो जाएगा। क्या होगा? तो अपघटन करता हो जाएगा। अपघटनकर्ताओं को भोजन एवं ऊर्जा मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? तो ये साधारण पदार्थों से। किससे? तो साधारण पदार्थों से राइट आंसर हो जाएगा। अजैविक घटक किससे संबंधित हैं? तो अजैविक घटक ये निर्जीव वातावरण से संबंधित हैं। कार्बनिक घटकों के उदाहरण में क्या शामिल है? तो कार्बनिक घटकों के उदाहरण में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हो जाएगा। प्रकाश, ताप एवं हवा किस प्रकार के घटक हैं? तो प्रकाश, ताप एवं हवा की बात करेंगे तो ये भौतिक घटक हैं। कैसे हैं? ये भौतिक घटक हैं। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो एक दिशीय होता है। कैसा होता है? तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय होता है। एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर में लगभग कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है? कितनी ऊर्जा? तो एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर में लगभग कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है? तो 10%। कितनी ऊर्जा? तो 10% हो जाएगा। फाइटोप्लैंक्टॉन्स ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन, वाष्पीकरण। तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। क्या होगा? तो प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। वायुमंडल की ऑक्सीजन की अधिकतर मात्रा के लिए कौन उत्तरदायी है? तो क्या हो जाएगा? तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स हो जाएगा। वायुमंडल की ऑक्सीजन की अधिकतर मात्रा के लिए कौन उत्तरदायी है? तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र की आहार श्रृंखला में सामान्यतः कितने पोषण स्तर होते हैं? तो 3 से 4 पोषण स्तर होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की आहार श्रृंखला में सामान्यतः कितने पोषण स्तर होते हैं? तो 3 से 4 हो जाएगा। पोषण स्तर 1 में कौन आते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, सपोषित जीव, प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। पोषण स्तर 1 में कौन आते हैं? तो पोषण स्तर 1 की बात करेंगे तो सपोषित जीव प्राथमिक उत्पादक हो जाएगा राइट आंसर।
जैविक तथा अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलियों का कार्य कौन करते हैं? जैविक तथा अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिए का कार्य कौन करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्पादक। क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा उत्पादक। गतिमान या बहता हुआ जल किस पारितंत्र का उदाहरण है? तो गतिमान या बहता हुआ जल ये जो है ये लोटिक हो जाएगा। गतिमान या बहता हुआ जल लोटिक है, जबकि जो स्थिर होता है उसको लेटिक कहते हैं। लेटिक पारितंत्र का उदाहरण कौन सा है? लेटिक की बात करें, यहाँ पर लोटिक पूछा गया, तो गतिमान और बहता हुआ वो लोटिक होता है। तो इसमें से किसमें जो है जल बहता रहता है, गतिमान रहता है? तालाब, झील, नदी, जलाशय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नदी हो जाएगा। क्या? तो नदी हो जाएगा। प्रश्न है कि निम्न में से कौन लैटिक पारितंत्र का उदाहरण है? तो अभी आपको मैंने बताया जो लोटिक है, जो गतिमान जल है लोटिक उसमें आएगा, और लैटिक की बात करेंगे जो स्थिर होगा। तो इसमें जल किसमें स्थिर होता है? तो तालाब में होता है। किसमें होता है? तो तालाब में होता है। तो राइट आंसर इसका तालाब हो जाएगा। इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीवभार की रेखा चित्रीय निरूपण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो जीवभार का पिरामिड कहेंगे। क्या? तो जीवभार का पिरामिड। स्थलीय पारितंत्र में जीवभार का पिरामिड कैसा होता है? तो ये सीधा होता है। स्थलीय पारितंत्र में जीवभार का पिरामिड सीधा होता है। जलीय पारितंत्र में जीवभार का पिरामिड कैसा होता है? तो जलीय पारितंत्र में उल्टा होता है। अगला है घटती उत्पादकता के क्रम में सही अनुक्रम कौन सा है? तो घटती उत्पादकता के क्रम में सही जो अनुक्रम हो जाएगा ये क्या होगा? तो मैंग्रोव घासस्थल, झील, महासागर हो जाएगा। पर्यावरणीय संकट के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो पर्यावरणीय संकट के रूप में यूकेलिप्टस को। किसको? तो यूकेलिप्टस हो जाएगा। पारिस्थितिकी पदचिन्ह किससे संबंधित है? पारिस्थितिकी पदचिन्ह की बात करेंगे तो मनुष्य की आवश्यक पारिस्थितिक घटकों की मात्रा हो जाएगा। पारिस्थितिकी पदचिन्ह की माप की इकाई क्या है? तो पारिस्थितिकी पदचिन्ह की माप की जो इकाई है ये भूमंडलीय हेक्टेयर हो जाएगा। पारिस्थितिकी पदचिन्ह की माप की इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर हो जाएगा। गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किस वर्ष किया गया? गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किस वर्ष किया गया? किस वर्ष किया गया? तो 1973 में किया गया। कब किया गया? तो 1973 में। पारिस्थितिकी निकेत शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो जोसेफ ग्रीनले। किसने? तो जोसेफ ग्रीनले राइट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी निकेत शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो जोसेफ ग्रीनले हो जाएगा। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययता है नारा किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये संबंधित है चिपको आंदोलन से। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययता है या नारा किस आंदोलन से संबंधित है? तो चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन मुख्यतः किसकी सुरक्षा से संबंधित था? तो चिपको आंदोलन वनों की सुरक्षा से। किससे? तो वनों की सुरक्षा से। जैव विविधता को कितनी प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो जैव विविधता को कितनी प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 3 श्रेणियों में। कितने? तो 3। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया वाल्टर जी रोसन ने। किसने? तो वाल्टर जी रोसन ने। जैव विविधता किन स्तरों पर पारिस्थितिकी तंत्र के निर्वहन में योगदान देती है? जैव विविधता किन स्तरों पर पारिस्थितिकी तंत्र के निर्वहन में योगदान देती है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो आनुवंशिक, जाति, समुदाय एवं पारितंत्र स्तर हो जाएगा। जैव विविधता किन स्तरों पर पारिस्थितिकी तंत्र के निर्वहन में योगदान देती है? तो राइट आंसर होगा आनुवंशिक, जाति, समुदाय व पारितंत्र स्तर हो जाएगा। प्रश्न है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, पहले बढ़ती फिर घटती है? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, जब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता में क्या परिवर्तन होता है? तो घटती है। क्या होगा? तो घटती है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र शीतोष्ण क्षेत्र की अपेक्षा क्या करते हैं? क्या करते हैं? तो अधिक जातियों को आश्रय देते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र शीतोष्ण क्षेत्र की अपेक्षा क्या करते हैं? तो अधिक जातियों को आश्रय देते हैं। तितलियों की सर्वाधिक प्रजातियां कहां पाई जाती हैं? तितलियों की सर्वाधिक प्रजातियां ये पाई जाती हैं उष्ण कटिबंधीय देशों में। किसमें? तो उष्ण कटिबंधीय देशों में राइट आंसर हो जाएगा। तितलियां बहुत कम तापमान में उड़ान क्यों नहीं भरती? तितलियां बहुत कम समय में बहुत कम तापमान में उड़ान क्यों नहीं भरती? वह भोजन नहीं करती, वह शरीर का तापमान नियंत्रित कर सकती, उन्हें पंख नहीं होते, वह जल में रहती हैं। तो राइट आंसर होगा
वह शरीर का तापमान नियंत्रित नहीं कर सकती। तितलियां बहुत कम तापमान में उड़ान क्यों नहीं भर सकती? तो वह शरीर का तापमान नियंत्रित नहीं कर सकती। भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2003 में कब? तो भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2003, क्या हो जाएगा? तो 2003 होगा। भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो ये चेन्नई हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो चेन्नई में। हॉटस्पॉट से क्या तात्पर्य है? तो हॉटस्पॉट की बात करेंगे तो इसका तात्पर्य है जहां जातियों की पर्याप्तता एवं स्थानीय जातियों की अधिकता हो। भारत का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता हॉटस्पॉट में शामिल है? पूर्वी हिमालय, थार मरुस्थल, दक्कन का पठार, गंगा मैदान। तो पूर्वी हिमालय हो जाएगा। भारत का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता हॉटस्पॉट में शामिल है? तो पूर्वी हिमालय होगा। निम्न में से कौन जैव विविधता ह्रास का कारण है? जैव विविधता ह्रास का कारण की बात करेंगे तो ये प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन हो जाएगा। इन सीटू संरक्षण का उदाहरण कौन सा है? तो इन सीटू संरक्षण का उदाहरण जो हो जाएगा ये राष्ट्रीय उद्यान होगा। क्या होगा? तो ये राष्ट्रीय उद्यान होगा। एक्स सीटू संरक्षण का क्या अर्थ है? एक्स सीटू संरक्षण का जो अर्थ हो जाएगा प्राकृतिक आवास से बाहर संरक्षण। एक्स सीटू संरक्षण का क्या अर्थ है? तो प्राकृतिक आवास से बाहर संरक्षण हो जाएगा। प्रवाल विरंजन का प्रमुख कारण क्या है? प्रवाल विरंजन का प्रमुख कारण है समुद्री तापमान एवं अम्लता में वृद्धि। डिक्लोफेनेक सोडियम किस प्रकार की दवा है? तो डिक्लोफेनेक सोडियम ये दर्द निवारक है। क्या है? तो दर्द निवारक है। डिक्लोफेनेक का प्रयोग किसके उपचार में किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? तो पशुओं के दर्द एवं बुखार में। अगला है रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आर्द्र भूमियों के संरक्षण से। रामसर कन्वेंशन किस देश के नगर के नाम पर है? तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ईरान। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस की बात करेंगे तो ये 2 फरवरी को। कब? तो 2 फरवरी। निम्न में से कौन प्रमुख आर्द्र भूमि है? तो प्रमुख आर्द्र भूमि चिल्का झील हो जाएगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में हो जाएगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो राजस्थान होगा। लोकटक झील किस राज्य में है? तो लोकटक झील मणिपुर में है। कहां पर है? तो मणिपुर में है। सुंदरवन किससे संबंधित प्रमुख आर्द्र भूमि है? तो सुंदरवन की बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा सुंदरवन किससे संबंधित प्रमुख आर्द्र भूमि क्षेत्र है? सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया 2002 में। टुमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक की लेखिका कौन है? कौन है? वंदना शिवा, मायर्स, अरुंधति राय, किरण बेदी। सही उत्तर हो जाएगा वंदना शिवा। कौन? तो वंदना शिवा। ग्रीन हाउस प्रभाव की संकल्पना किसने की थी? ग्रीन हाउस प्रभाव की संकल्पना किसने की थी? सही उत्तर जो इसका होगा ये क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा जोसेफ कोरियर ने। क्या है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव की संकल्पना किसने की थी? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जोसेफ कोरियर ने। जोसेफ कोरियर ने ग्रीन हाउस की संकल्पना किस वर्ष की थी? 1828, 24, 1850 या फिर 1900। तो राइट आंसर हो जाएगा 1824। निम्न से कौन ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस की बात करेंगे तो ये मीथेन हो जाएगा। निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस है? तो मीथेन। निम्न में से कौन प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है? प्रमुख ग्रीन हाउस गैस की बात करेंगे तो ये जलवाष्प हो जाएगा। धान के खेत एवं दीमक की बाबी से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? ऑक्सीजन, मीथेन, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। तो राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। धान के खेत एवं दीमक की बाबी से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो मीथेन हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारणों में से क्या है? जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारणों में से क्या एक कारण है? तो जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक प्रज्वलन हो जाएगा। तेज चलने वाले वाहनों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि किसमें योगदान करती है? किसमें करती है? तो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि। तेज चलने वाले वाहनों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि किसमें योगदान करती है? कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि हो जाएगा। वैश्विक ऊष्मन के कारण इनमें से क्या हो सकता है? प्रवाल भित्तियों का विरंजन, जैव विविधता में निश्चित वृद्धि, समुद्र का जमना, तापमान में कमी। तो प्रवाल भित्तियों का विरंजन हो जाएगा। वैश्विक ऊष्मन से के कारण इनमें क्या हो सकता है? तो प्रवाल भित्तियों का
विरंजन हो जाएगा। वैश्विक ऊष्मन के कारण मौसम में क्या परिवर्तन हो सकता है? तो तेजी से परिवर्तन होगा। प्रश्न है कि हरित गृह प्रभाव के अभाव में भूसतह का औसत तापमान लगभग कितना होता है? कितना होगा? तो ये होगा कितना, तो -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। विश्व का शीर्ष कार्बन नेगेटिव देश किसे माना जाता है? जिसको भूटान को मानते हैं। किसको? तो विश्व का शीर्ष कार्बन नेगेटिव देश किसे माना जाता है? तो भूटान हो जाएगा। नेट जीरो का तात्पर्य क्या है? तो नेट जीरो का तात्पर्य है उत्पादित एवं वातावरण से अवशोषित ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में संतुलन। नेट जीरो 2050 की अवधारणा किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है किससे? तो वैश्विक ऊष्मन को सीमित करने से। मिलानकोविच सिद्धांत में पृथ्वी की किस विशेषता का उल्लेख है? किस विशेषता का उल्लेख है? तो घूर्णन अक्ष की त्रिज्यता हो जाएगा। क्या? तो घूर्णन अक्ष की त्रिज्यता हो जाएगा। आइस कोर क्या है? तो आइस कोर ग्लेशियर या बर्फ की चादर से प्राप्त बेलनाकार नमूना। आइस कोर क्या है? तो ग्लेशियर या बर्फ की चादर से प्राप्त बेलनाकार नमूना। आइस कोर का उपयोग किसके अध्ययन के लिए किया जाता है? आइस कोर का जो उपयोग किया जाता है अतीत की जलवायु एवं वातावरण होगा। पृथ्वी सम्मेलन 5 किस सम्मेलन के 5 वर्ष बाद आयोजित हुआ? किस सम्मेलन की? तो रियो पृथ्वी सम्मेलन हो जाएगा। क्या? तो रियो पृथ्वी सम्मेलन। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो क्योटो प्रोटोकॉल की बात करेंगे तो क्योटो प्रोटोकॉल वैश्विक तापन में योगदान देने वाली गैसों की उत्सर्जन में कमी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है। कार्टजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है किससे? तो ओजोन जैव सुरक्षा से। कार्टजेना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा से संबंधित है। स्टॉकहोम प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो स्टॉकहोम प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है किससे? तो अनवरत जैविक प्रदूषण से। हरित जलवायु कोष की स्थापना का प्रावधान किस सम्मेलन में किया गया? किस सम्मेलन में किया गया? तो कैकुन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हो जाएगा। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म किस प्रोटोकॉल के अंतर्गत सामने आया? किस प्रोटोकॉल के अंतर्गत? तो राइट आंसर इसका क्या होने वाला है? क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म किस प्रोटोकॉल के अंतर्गत सामने आया? किस प्रोटोकॉल के अंतर्गत? तो बताइए कि क्या हो जाएगा? क्योटो प्रोटोकॉल हो जाएगा। क्या? तो क्योटो प्रोटोकॉल इसका राइट आंसर होगा। और ये अंतिम प्रश्न ये आपके लिए होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आपको बताना है कि विकसित देश विकासशील देशों में कार्बन उत्सर्जन कम करने वाली परियोजना में पूंजी लगाकर क्या प्राप्त कर सकते हैं? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए कि कार्बन क्रेडिट, जैव विविधता क्रेडिट, जल क्रेडिट, वन क्रेडिट। तो जल्दी बताइए। 100 प्रश्न में बताइए आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करें। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।